नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। हमने आप सभी के लिए आने वाली प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी जो कि 5 जून को निर्धारित है और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं जो कि 2022 में होनी संभावित है, इसके मद्देनज़र एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम होगा प्रीलिम्स डायरी। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को फोकस करके हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। इस इनिशिएटिव के अंदर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनकी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में चर्चा हम लोगों की तरफ से आपके लिए की जाएगी। इससे होगा ये कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में जो है मदद मिलेगी, साथ में आपको अपनी पढ़ाई में इस बात से मदद मिलेगी कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और किन टॉपिक पे आपको लेस टाइम देना है। जैसे जब प्रारंभिक परीक्षा आने वाली होती है तो हम बल्क में करंट अफेयर को तैयार करते हैं। उस टाइम पे हमारे पास इतना कंटेंट होता है कि उसको रिवाइज करना और एक तरीके से उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही ये देख रखा हो, ये समझ रखा हो कि किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा समय देना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से और किन टॉपिक पे बहुत लेस टाइम आपको जो है डेडिकेट करना है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाने में जो है आसान आपके लिए वो हो पाएगा और साथ में आप लेस टाइम में मोर प्रिपेयर कर पाएंगे, आप रिवीजन बेटर कर पाएंगे। तो इसी विज़न को ध्यान में रख के हम लोगों की तरफ से ये इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इनिशिएटिव को आपका उसी तरह प्यार और सपोर्ट मिलेगा जिस तरह करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियोस को मिल रहा है। तो चलिए आज का प्रीलिम्स डायरी का पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। देखिए, ये एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना बर्लिन में 1993 में की गई थी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके द्वारा ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है। अगर हम रैंक की बात करें तो देखिए, ये 0 से 100 तक की एक नंबरिंग के पैटर्न का जो है प्रयोग करता है देशों को रैंक देने के लिए, ठीक है। और ये जो एक तरीके से सार्वजनिक व्यवस्था है उसके बारे में कारोबारियों की, व्यवसायियों की जो एक तरीके से राय है, उस राय के आधार पर इस सूचकांक को निकालता है। बेसिकली लोग सर्वे करते हैं, उस सर्वे में लोगों से पूछते हैं कि आपको अपने देश में कितना स्तर लगता है भ्रष्टाचार का, और उसके आधार पर फिर ये लोग कुछ एल्गोरिदम्स का प्रयोग करके ये सूचकांक निकालते हैं। अगर हम रैंक फर्स्ट की बात की जाए तो डेनमार्क को जो है इसमें सबसे उच्च स्थान मिला है। अगर सबसे निम्न स्थान की बात की जाए तो दक्षिणी सूडान को जो है सबसे निम्न स्थान मिला है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत को 85वां स्थान मिला है। इसके अलावा 2020 में भारत का 86वीं रैंक थी और अगर 2019 की बात की जाए तो भारत की 80 रैंक थी। तो ये 180 देशों में 85वां स्थान भारत को मिला है। यहाँ पर देखिए 3 लीस्ट करप्ट कंट्रीज और मोस्ट करप्ट कंट्रीज के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा हाईली करप्ट और क्लीन कंट्रीज का एक पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। पीपीटीज के बारे में आप चिंता मत कीजिएगा, पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहां से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ग्रेट निकोबार में नीति आयोग के द्वारा 72,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत वहां पर एक आप कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक जो है विस्तृत सिटी, इसके अलावा सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि इसका जो एक EIA यानी कि पर्यावरण आंकलन होता है, उसके बारे में ये कंप्लेन आई है कि वहाँ पे उस आंकलन को करने में कुछ त्रुटियां रखी गई हैं, कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। कहने का मतलब ये है, इस परियोजना के संबंध में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA होता है उसको ढंग से नहीं किया गया है, ठीक है।
तो यही देखिए इसके बारे में बताया गया है कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन का मसौदा था उसमें या तो गलत या अधूरी जानकारी दी गई है, मतलब उसमें कुछ मिस्टेक्स रखी गई हैं। पहले देखिए ये अंडमान निकोबार का एक मैप है, ये आपका अंडमान आइलैंड है और ये आपका निकोबार आइलैंड है। इस निकोबार आइलैंड में जहाँ पे ये परियोजना की बात की गई है वो है ग्रेट निकोबार, और ये जो ग्रेट निकोबार है ये निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं कि EIA क्या होता है। देखिए जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, जब किसी स्थान पर कोई परियोजना चलाई जाने वाली होती है तो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र पर, वहाँ के लोगों पर, वहाँ के कल्चर पर, वहाँ की संस्कृति पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कितने दुष्परिणाम होंगे, हमारा जो बेनिफिट है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है या फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है। एक कॉस्ट जो है तुलनात्मक रूप से देखी जाती है, लोगों से बातचीत की जाती है, और अगर ये इम्पैक्ट असेसमेंट इस बात की अनुमति देता है कि ठीक है आप इस परियोजना को बना सकते हैं तो ही आगे प्रोसीड किया जाता है। अगर इस असेसमेंट में ये पता चलता है कि हम नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, किसी परियोजना को बनाने का फ़ायदा इतना नहीं होगा, तो उसकी प्रोसीडिंग को फिर रोक दिया जाता है। तो मोटे तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव के स्वास्थ्य प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इकोसिस्टम यहाँ पर जो है पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ की जनजातियों की बात करें तो मंगोलाइड, शोम्पेन जनजाति और निकोबारी जाति जो है यहाँ पर पाई जाती है। ये जो EI है इसको लीगल बैकिंग कहाँ से मिलती है भाई, कोई तो कानून होगा ना जिसके द्वारा आप ये असेसमेंट करते हो। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसके द्वारा इसको लीगल बैकिंग मिली हुई है। इसके प्रावधान, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा, ये सब इस कानून के द्वारा जो है समर्थित है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है चकमा और हाजोंग कम्युनिटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली एक चांगलांग करके जगह है, वहाँ पर रहते हैं। ये न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने गृह मंत्रालय को और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों को, दोनों को ये कहा है कि चकमा और हाजोंग समुदायों की नस्लीय प्रोफाइलिंग हो रही है, इनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इस बात की आप जांच कीजिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं, और 6 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत कीजिए। तो इसी वजह से ये जो है न्यूज़ में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है जो समता का या समानता का अधिकार देता है, इसके अलावा जो भारत के द्वारा साइन किया हुआ नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसका अनुच्छेद 1 ये इन दोनों का उल्लंघन करता है। यानी कि नस्लीय प्रोफाइलिंग समझते हैं, ये किसी भी समुदाय के कल्चर, उसका जो एक तरीके से रहन सहन, खान पान, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिक जितनी भी विशेषताएं हैं उन सब की प्रोफाइलिंग करके ये पता लगाता है कि आप कौन सी नस्ल से, कौन से समुदाय से जो है बिलोंग करते हैं, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका बेसिकली विरोध करता है। ठीक है, अगर चकमा और हाजोंग समुदाय की बात की जाए तो देखिए ये मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की एक बड़ी आबादी है, जबकि हिंदू हाजोंग वो ज़्यादातर मेघालय के गारो हिल्स और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अभी वर्तमान में बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में निवास करते हैं। तो चकमा और हाजोंग समुदाय प्रीलिम्स के लिहाज से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत का मध्य एशिया के साथ शिखर सम्मेलन हुआ है। ये इंडिया और मिडल ईस्ट शिखर जो सम्मेलन हुआ है ये अपने आप में पहला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के अपने हर मध्य एशियाई कंट्री के साथ बहुत अच्छे जो है रिश्ते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी के जो है राष्ट्रपति उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वर्चुअल
सफल रूप से इसकी जो है मेजबानी की थी। ये कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन को एक परमानेंट रूप देने के लिए दिल्ली में इसके सचिवालय की, या आप कह सकते हैं हाँ मध्य एशियाई सचिवालय की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, सेक्रेटेरिएट इसका जो है स्थापित किया जाएगा। ये देखिए शिखर सम्मेलन की एक पिक दिखाई गई है। अगर हम बात करें मध्य एशिया भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए अशगाबाद समझौता हुआ था, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की हर कंट्री एनर्जी के लिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा भी हाल में करंट अफेयर एनालिसिस में हम लोग ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, इसराइल के साथ जो भारत के संबंध हैं, यमन और यूक्रेन के जो इश्यूज चल रहे हैं, ये सब डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उनको देखने से मिडिल ईस्ट की एक क्या हालात अभी चल रहे हैं और भारत के लिए इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भारत और चीन के बीच बढ़ता द्विपक्षीय व्यापार। देखिए भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा था तो एक हैशटैग ट्रेंड में चला था कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव होने के बावजूद अगर व्यापार की बात की जाए तो ट्रेड बढ़ा ही है। और जैसा कि हम जानते हैं भारत और चीन के बीच व्यापार जो है चीन के पक्ष में है, भारत का व्यापार ये घाटा रहता है, तो ये एक चिंताजनक स्थिति भी है। अगर 2020 की तुलना में देखें तो 2021 में ये जो 46.1% की वृद्धि के साथ बढ़ के कितना हो गया, 97.5 बिलियन डॉलर हो गया है। और अगर हम व्यापार घाटे की बात करें, देखिए पूरा ट्रेड ही है 97.5 का, इसमें से 69.4 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा जो है भारत के साथ है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यापारिक साझेदार की तो अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये जो है अप्रैल नवंबर की अवधि का एक डेटा है। चीन के कंटेक्स्ट में एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए चीन को WTO में विकासशील देश का दर्जा अपने आप को दिया हुआ है। तो चीन ने जिस तरीके से एक आप कह सकते हो उसकी पर कैपिटा इनकम जो है, उसकी जो GDP है, उनका जो व्यापार है, इस सब चीज़ों को देखते हुए वो एक विकसित देश की कैटेगरी में आना चाहिए। WTO में होता क्या है, हर कंट्री के पास ये अपने आप में ये घोषित करने का अधिकार होता है कि वो खुद को विकसित देश कहलाना चाहते हैं, विकासशील, और चीन ने खुद को विकासशील कहलाया हुआ है। तो इसके ऊपर अभी हाल में विवाद उठा था, इसलिए WTO भी न्यूज़ में है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। हालांकि कोई भी कंट्री चाहे तो दूसरे वाले देश ने अपने आप को जो दर्जा दिया हुआ है इसके खिलाफ जो है उसको कंसेशन देने पर रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये भी एक कंटेक्स्ट था जिसके लिए चीन ट्रेड इंपॉर्टेंट है, WTO इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से ग्राफ दिया गया है, जहाँ पे जो है अलग अलग सेक्टर में जितना जो है इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना से, उनका एक डाटा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे टेलीकॉम जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स है नंबर 2 पर वो आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अमर जवान ज्योति है उसका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया है। देखिए भारत सरकार की तरफ से सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत इंडिया गेट में स्थित जो अमर जवान ज्योति थी उसको अब नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ जो है मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए इस ज्योति को शाश्वत लोग को बुझाया नहीं जाएगा बल्कि इसका विलय कर दिया जा रहा है। इंडिया गेट ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था और ये एक औपनिवेशिक काल की याद दिलाता था, जबकि जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है ये 1971 में जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस शाश्वत लोग को नेशनल वॉर मेमोरियल में लाने का जो गवर्नमेंट का तर्क है वो सुसंगत प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि जो 1971 का युद्ध था उस पे पाकिस्तान पर जो भारत की जीत हुई थी उसके एक सिंबल के तौर पर इंदिरा गांधी ने 1972 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ये देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल की एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर दिखाई हुई है। इसके अलावा इसी सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत नेताजी की भी एक जो इमेज है उसका होलोग्राम इसको बनाया गया है। यहाँ पर इस पिक्चर को
को आप देख सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। होलोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना चाहिए, वो भी आपके प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इस टॉपिक हम अपना देखते हैं अमेरिका का एक तरीके से कॉम्पिटिस एक्ट। इस एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, देखिए इंग्लिश में इसकी एक फुल फॉर्म है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस एक्ट को जो है बेसिकली कहा जाता है कि 2022 एक्ट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियंसेस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं कॉम्पिटिस एक्ट। बेसिकली विश्व भर के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको आवासीय लाभ देने के लिए और उनके लिए नई संभावनाएं खोलने का प्रस्ताव जो है इस कानून के अंदर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो पूरे विश्व के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अमेरिका बुलाया जाए, उनको वहाँ रहने की सुविधा दी जाए, इसके लिए एक्ट यूज किया गया है। इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कितने बिलियन डॉलर तक अमेरिका ले जाना चाहता है और उसके लिए टैलेंट पूल का इस्तेमाल वो कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। आपको ध्यान ये रखना है, ये जो कॉम्पिटिस एक्ट है ये बेसिकली किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ वीज़ास की कैटेगरी दी है, जैसे H1B वीज़ा जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, L1 वीज़ा, H2B वीज़ा, J1 वीज़ा। इन सारे वीज़ा के बारे में एक एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो जो है आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके अलावा वापस आइए, जो कॉम्पिटिस एक्ट है इसमें जो गैर अप्रवासी होते हैं उनके लिए एक नई कैटेगरी W को जो है इन्होंने शुरू किया गया है, और इस कैटेगरी में जो नवनिर्मित इकाई में हिस्सेदारी रखने वाले लोग होंगे, कोई भी न्यू यूनिट बनी है उसमें हिस्सेदारी रखने वाले लोग, उसमें काम करने वाले लोग या उनके बच्चे या बीवी, उनकी फैमिली, उसको जो है W कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको याद ये रखना है कि नवनिर्मित कंपनी, ठीक है, ये याद रखना है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिथियम खनन। देखिए सर्बिया में अभी जो रियो टिंको है वहाँ पर लिथियम खदान परियोजना के विरोध में जो सर्बियाई नागरिक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये तो कंटेक्स्ट था, आपको ध्यान रखना है लिथियम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल पर काफ़ी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं ध्यान दे रही है, और चार्जिंग के लिए बैटरीज में लिथियम का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया जो है लिथियम का भी इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमें लिथियम के बारे में पढ़ना है। काफ़ी रेयर एक धातु है, ये सॉफ्ट होती है, चांदी के जैसी एक सफ़ेद धातु होती है, और अगर ठोस तत्वों की बात की जाए तो इसका जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा इसकी ऊष्मा होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर स्पेशल परिस्थितियाँ जो स्टैंडर्ड सिचुएशंस है उसमें ये सबसे हल्की लेकिन सबसे ठोस तत्व जो है माना जाता है, यानी कि सबसे हल्का ठोस तत्व ये हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है, ज्वलनशील होती है, और हवा के संपर्क में आने पर इसमें विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए इसको मिनरल ऑयल्स के अंदर बेसिकली रखा जाता है। ठीक है, इसकी उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा होती है, मैंने आपको बताया। विद्युत का ये एक अच्छा संवाहक होता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिथियम आयन बैटरी निर्माण में, मैंने आपको बताया, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, एल्युमिनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने में, इसके अलावा मोबाइल फोन्स के ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर और थर्मो जो न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होती है उस सब में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमारा आज का ये टॉपिक है कि भारत की जो अनसंग हीरोज हैं इनको गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत। तो इसी के तहत जो गुमनाम नायिकाएं हैं, जो फीमेल हीरोज हमारी हैं, उनके बारे में एक पिक्चर वाली बुक जो है गवर्नमेंट ने निकाली है। ठीक है, और इसका जो है आज़ादी का महोत्सव जो है इनिशिएटिव इसके अंदर ये किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारी अनसंग हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने बहुत कम समय लेते हुए कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। हमारा ये इनिशिएटिव वीक में 2 बार आपके सामने आया करेगा, और उस 2 दिन में हम पिछले 3 दिन का करंट अफेयर आपके सामने रखा करेंगे। इस तरीके से पूरे हफ्ते को हम कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें हम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।